कॉनकॉर्ड बायोटेक, ये है भारतीय बायोफार्मा कंपनी और 1984 में इसकी हुई थी शुरुआत और उसके बाद नाम बदलकर इसका 2001 में हुआ कॉनकॉर्ड बायोटेक। चुनिंदा फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआईज की दिग्गज ग्लोबल डेवलपर और मैन्युफैक्चरर है। भारत, अमेरिका, यूरोप, जापान समेत 70 देशों को कंपनी के प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। 2022 में फर्मेंटेशन बेस्ड जो एपीआईज बनते हैं उसमें वॉल्यूम के हिसाब से 20% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये कंपनी लेकर चलती है। ठीक है, और जून 2023 के जो आंकड़े हैं मेरे पास, उनमें पोर्टफोलियो में 57 ब्रांड है इस कंपनी के पास, 77 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है और गुजरात में 3 प्लांट और 2 R&D यूनिट रखती है कंपनी। आइए पहले मैं आपको बताऊं, जानकारी दूं इशू की और फिर आपसे मुलाकात करवाता हूं मैनेजमेंट की। कल खुलेगा इशू 4 तारीख, 4 कल ही यहाँ, और 8 तारीख को होगा बंद। ठीक है, और लिस्टिंग अंदाज से होगी आपकी 18 अगस्त को। इशू का प्राइस बैंड जो है वो 705 से 741 रुपए के बीच में रखा गया है। 20 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं और एक सिंगल एप्लीकेशन आप करेंगे तो अमाउंट लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा आपको। 1551 करोड़ की इशू साइज है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। 14,820 रुपये ये आपकी सिंगल एप्लीकेशन पर आपको देनी है अगर एक लॉट अप्लाई करते हैं। और जो मार्केट कैप होगा इशू प्राइस पर हायर बैंड पे लगभग 7,750 करोड़ के आसपास का। तो ये है आपके लिए इशू की डिटेल्स। आइए, 2 खास मेहमान मेरे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पहले तो हैं अंकुर वैद साहब, जो कंपनी के प्रोमोटर हैं, जॉइंट एमडी हैं और साथ ही साथ कंपनी के सीईओ भी हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी से सर ने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की है। रोचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से आपने एमबीए भी किया है। 2009 से आप कंपनी के साथ हैं और इस यूनिवर्सिटी का 15 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव अंकुर वैद साहब का है। दूसरे खास मेहमान हैं मेरे साथ ललित सेठी साहब, जो कंपनी के सीएफओ हैं और मार्च 2022 से सेठी साहब कंपनी के साथ हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने बीकॉम किया है। पहले तिलक नगर, हाई पॉलीमर लैब्स, डाबर, ब्रिटिश हेल्थ प्रोडक्ट्स, ईस्ट इंडिया होटल्स, अमेरिकन एक्सप्रेस। अरे वाह, सेठी साहब की तो काम करने की लंबी लिस्ट है, ढेर सारा लंबा गहरा अनुभव है सेठी साहब का कॉर्पोरेट्स का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत अंकुर वैद साहब आपके साथ करना चाहता हूँ। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है आपका 741 करोड़ का। 2 चीज़ें यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ। एक तो क्या वाकई में कंपनी के कैश फ्लोज, इंटरनल अक्रूवल्स इतने मजबूत है कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये, जब ऑफर फॉर सेल है तो कौन से इन्वेस्टर्स बेचे और क्यों? जी, तो एक तो हमारा जो कैश फ्लो पोजीशन है काफी स्ट्रांग है, बिकॉज हमने अभी जितना प्रोजेक्ट्स डालने थे वो सारे प्रोजेक्ट्स हमने अभी सारे डाल दिए हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो अगर आप देखेंगे कि नाउ हम सिर्फ कंसोलिडेशन की तरफ काम करेंगे। हमारी जो फैसिलिटीज हमने नई डाली हैं पिछले साल 1.5 साल में, उसको हम किस तरह और ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ ऑफर फॉर सेल, ये 100% OFS है, जिसमें हेलिक्स विच इज क्वाड्रिया कैपिटल, वो जो अपना शेयर्स है वो ऑफ टेक कर रहे हैं। कोई खास वजह सर उनके निकलने की? हाँ जी, कोई खास वजह कि वो बेच रहे हैं? नहीं, प्रमोटर्स या कोई भी और कोई कुछ नहीं बेच रहा है इसमें। नहीं ना, वो तो ठीक है, लेकिन जो आपके प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों बेचना चाहते हैं? उनका सर एक फंड लाइफ साइकिल होता है उनकी। जो जब वो आए थे तो वो 2016 में आए थे, तो 5 साल या 6 साल के आसपास का जो उनका फंड साइकिल होता है वो अब खत्म हो चुका है। सो इसलिए अब वो बेचना चाहते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। वैद साहब, एक बार जरा कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं। कहाँ से आपने इस बिजनेस की शुरुआत की, क्या थॉट्स थे और एग्जैक्टली कंपनी का क्या, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, क्या विजन है? जी, तो हमने ये कंपनी 2000 में शुरू की, जब मिस्टर सुधीर वैद, जो हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनका ओवर 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने 2000 में इसको चालू किया। और तब से लेकर हमने अब तक यही सोच से किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन एंड सेमी सिंथेटिक एपीआईज में ही काम करेंगे। हम कोई भी केमिकल सिंथेसिस एपीआई नहीं बनाते हैं, और इसके कारण हम लोग काफी यूनिक हैं। अगर आप देखेंगे, विश्व में बहुत कम कंपनियां हैं जो कि इस सेक्टर में हैं, और कॉनकॉर्ड जो है एक बहुत लीडरशिप पोजीशन पूरे विश्व में फर्मेंटेशन एपीआईज में रखता है। और हमारी, अगर आप देखेंगे कि जैसे आपने बताया कि हमारे 3 फैसिलिटीज हैं, ये तीनों फैसिलिटीज जो हैं हमारी ग्लोबल रेगुलेटरी अप्रूवल्स के साथ हैं, चाहे वो यूएस, यूरोप, जापान, कोरिया है।
जिसके कारण हम विश्व भर में अपने एपीआईज को देते हैं और जिसके कारण हमारी ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन है। सेठी साहब, मैं आपके फाइनेंशियल देख रहा था, रेवेन्यू ग्रोथ बड़ी इंप्रेसिव है। वित्त वर्ष 2021 में आपने 617 करोड़ का रेवेन्यू किया, अब 853 करोड़ हो गया 23 में, अच्छी ग्रोथ है। इवन ईबिटा लेवल पर, प्रॉफिट लेवल पर भी आप मजबूती से हैं। लेकिन मार्जिन्स पे थोड़ी मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। FY21 में आपके मार्जिन्स 53% थे, अभी 40% आए, तो क्या वजह है मार्जिन्स घटने की, और किन लेवल्स के आसपास आप समझते हैं कि इस बिजनेस में मार्जिन सस्टेन रह सकते हैं? बेसिकली 2021 में क्या था कि कोविड का समय था, कई सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शन थी, मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन थी, इसलिए जो उनसे खर्चे थे वो काफी रेशनलाइज हुए थे उस साल में, जिसकी वजह से ये एबिटा मार्जिन 53% था। लेकिन जब जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती चली गई, सामान्य होती चली गई, वैसे वैसे हम लोगों के जो से एबिटा मार्जिन है वो 40 से 42% के आसपास जो हिस्टोरिकली हुआ करते थे वही सस्टेनेबल लेवल पे आ चुके हैं। ठीक बात है। तो 2021 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्जिन्स रहे हैं आपके, ये अलग बात है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं सर कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आपके, जो जिनसे आपको पैसा आना है, डेटर्स, वो थोड़े हायर साइड पर बढ़ रहे हैं। 2021 में 178 करोड़ से अब 275 करोड़ के आसपास, इसकी क्या वजह है? और वर्किंग कैपिटल डेज जो बढ़ रहे हैं उसे कैसे मैनेज कर रही है कंपनी? इसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे जो फर्मेंटेशन का बिजनेस होता है उसमें जो प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, वो काफी लंबा होता है, मतलब 45 से 60 दिन का प्रोडक्शन साइकिल रहता है। और जितने भी आपके कस्टमर हैं, कई कस्टमर्स के लिए आपको माल बना के रखना पड़ता है, इसलिए इन्वेंट्री डेज वगैरह काफी हम लोगों को मेंटेन करके चलने पड़ते हैं। रिसीवेबल्स का अभी अगर बात की जाए तो नॉर्मली हमारे जो सी पेमेंट्स है रिसीवेबल्स के बारे में, वो करीब 120-110 दिन के अंदर अंदर आ जाया करती है। सो वर्किंग कैपिटल का साइकिल यदि आप देखें तो हमारे को 120-125 दिन में रिसीवेबल्स का साइकिल रहता है। इन्वेंट्रीज में जरूर हमारे को जैसे अगर 45 दिन या 60 दिन के प्रोडक्शन साइकिल है तो उसमें हमारे को 60-70 दिन का इन्वेंट्री वगैरह भी रखना पड़ता है। और क्रेडिटर्स का जो सा हमारा साइकिल रहता है वो करीब 90 से लेके 100 दिन के अंदर अंदर हमारे को पेमेंट करनी पड़ती है। वैद साहब, जैसे आपके इंट्रोडक्शन में मैं पढ़ रहा था कि आपकी फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआईज बनाने में आपकी लीडरशिप है, 20% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। ये एग्जैक्टली फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई होता क्या है, और किस तरह की कंपनियों को आप अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं? क्योंकि फर्मेंटेशन में क्या होता है कि आप जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, स्ट्रेप्टोमाइसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे जो है आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये एक बहुत बहुत टेक्निकल एंड बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है। चाहे हम फर्मेंटेशन की बात करें और उसके बाद जो उसका प्योरिफिकेशन रहता है उसकी बात करें। मैं आपको बताऊं कि अगर हम सपोज, जैसे हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि केमिस्ट्री में क्या होता है कि A+ भी हमेशा C देगा, बट फर्मेंटेशन में अगर आपने अपने चीजों को कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने उसको ऑप्टिमली चलाया नहीं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अलग बिहेव कर सकता है और आपको A+B C1 C2 C3 भी दे सकता है। तो बहुत सी एक्सपर्टीज चाहिए इस चीज को चलाने में। एंड हमारे पास पिछले 23 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे प्रमोटर्स के पास पिछले 40 से ज्यादा अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस है, जिसके कारण हमने इस टेक्निक को बहुत बहुत रोबस्ट अपने एंड पे बनाया हुआ है। सेठी साहब, मैं आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख रहा था कि झुंझुनवाला ट्रस्ट की 24% हिस्सेदारी है, रवि धर्मशी साहब भी करीबन करीबन 2%, अमल पारिक साहब के पास 2% के आसपास की है। तो काफ़ी नामी इन्वेस्टर्स हैं आपकी शेयर होल्डर्स की लिस्ट में। बताएं सर, इन्होंने कब, क्या, किस प्राइस में स्टेक खरीदी, कितने समय पहले खरीदी है, कुछ अंदाज़ा दे सकेंगे आप? इनकी जो उनसी शेयर थी रेयर एंटरप्राइजेस की, वो शेयर होल्डिंग हुई थी 2004 के अंदर। और उसी समय पे जितने भी ये इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी ली थी उस कंपनी के अंदर। और उस टाइम पे जैसे हम लोगों की कंपनी नई नई ही शुरू हुई थी, 2000 में जैसे हमारा काम शुरू हुआ था, 2005 में हमारा फर्स्ट यूएस एफडीए इंस्पेक्शन हुआ था। तो यूएस एफडीए इंस्पेक्शन से पहले ही उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किया था कंपनी में, कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हुए, कंपनी की टेक्नोलॉजी, टेक्निकल कैपेबिलिटीज को देखते हुए। अच्छा, 2004 से ये इन्वेस्टेड है, काफी लंबा समय हो गया सर। हाँ जी सर, काफी लंबा सफर हुआ है। 20 साल बाद आईपीओ आ रहे हैं उनके इन्वेस्टमेंट के बाद। अच्छा, परफेक्ट। अच्छा जी, इसमें मैं आपको ये बोलूंगा आनंद जी कि कंपनी को 23 साल लगे हैं एक सिंगल ब्लॉक कंपनी से इतनी बड़े प्लांट्स को खड़ा करने में, 3 लोगों से 1500 लोगों तक जाने में।
एंड विश्व भर में एक लीडरशिप पोजीशन खड़ा करने में। तो बिल्कुल हमें अब लगा कि जब हमने अभी पिछले साल ही एक और बड़ी फैसिलिटी खड़ी की है जिसमें हमने 800 मीटर क्यूब फर्मेंटेशन कैपेसिटी डाली है वर्सेस 450 मीटर क्यूब जो हमारे यूनिट 1 में है, और हम कई प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। तो जब ये जर्नी अभी हमने काफी तय की है, अब हमें लगा कि यस, हमें और भी लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और नए शेयर होल्डर्स के साथ हमें करना चाहिए और ये सक्सेस स्टोरी उनके साथ शेयर करनी चाहिए। डेफिनेटली सर, अच्छे थॉट से आप कर, बड़ा और अच्छा काम करने में समय तो लगता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो 20 साल का ये जो लंबा समय लगा है उसमें काफ़ी कुछ अच्छा काम हुआ भी है। जहाँ तक मेरे पास सही डेटा है, करीबन करीबन सर वैद साहब, आपका 50% रेवेन्यू घरेलू बाजार से 50% एक्सपोर्ट है, लगभग ये सही है सर? और अगर हाँ जी। हाँ, तो ये बताएं सर कि अब जो मार्केट कहाँ के आपको ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, ग्रोथ कहाँ ज़्यादा बेहतर दिख रही है, लोकल और ग्लोबल मार्केट्स? नहीं, देखिए, ग्रोथ जो है हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे लिए भारत जो है काफी बड़ा एक एक मार्केट है। एंड हम भारत में भी अगर आप देखें कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ हमारा बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। हमने कोविड के टाइम में एम्फोटेरिसिन बी लॉन्च किया था एज एन एपीआई, एंड कई हमने प्रोडक्ट बनाए हैं जिसके कारण जो डिपेंडेंसी ऑन अदर नेशंस है वो हमने काफी हद तक कम की है। और हमारे कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आगे जाके भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया को, भारत को और आत्मनिर्भर बना सके इस क्षेत्र में। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जो अदर मार्केट्स हैं, जापान है, यूएस है, लैटिन अमेरिका है, ये सारी जगहें जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इन मार्केट्स की तरफ और मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। सेठी साहब, चूंकि इस आईपीओ में हेलिक्स उनके पास 20% स्टेक है, वो जो बेच रहे हैं, क्या आईपीओ के बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा, प्रोमोटर्स की रहेगी 44%, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट शेयर होल्डर रेयर एंटरप्राइजेज हो जाएगा? जी, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर विल बी फॉर विद रेयर एंटरप्राइजेस। ओके, तो बिगेस्ट शेयर होल्डर्स वो हो जाएंगे। परफेक्ट है। अच्छा सर, आखिरी सवाल वैद साहब आपसे, कोई एक्सपेंशन प्लान्स आपके चल रहे हैं जिसकी कैपेसिटी, जैसा अभी आपने बताया भी, ये ऑलरेडी आ चुकी है, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, या कब से होने वाला है? अब इस फाइनेंशियल ईयर में कौन सी कैपेसिटी नहीं आ रही, जरा उसके बारे में बताएं सर। जी, हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 में हमने फर्मेंटेशन नया प्लान डाला है जो कि 800 मीटर क्यूब वर्सेस 450 यूनिट 1 में है। जस्ट जून ऑफ 2023 में इस फैसिलिटी को यूएसएफडी अप्रूवल मिला है विद 0483 ऑब्जर्वेशन। तो ये एक बहुत बड़ा मुकाम है हमारे लिए, क्योंकि अभी हमारे यूनिट 3 और यूनिट 1 दोनों एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हो गए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड हम ये देख रहे हैं कि अब हम किस तरह इस नए प्लांट को हम और अच्छे से ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकें। हम लोग एक और इंजेक्टेबल प्लांट भी डाल रहे हैं जो कि एंड ऑफ दिस ईयर रेडी हो जाएगा, एंड उसके लिए जितना कैपेक्स था वो हम सब कर चुके हैं, तो बहुत कम अमाउंट है जो बचा है। सो उसको नेक्स्ट ईयर से हमारा वो भी कमर्शलाइजेशन होने का पूरी तैयारी है। ओके, सेठी साहब, आपसे आखिरी सवाल ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की हमने बात की, दो चीज़ें ऐसी जिसपे आपकी ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंडेंस है। एक तो अमेरिका, जहाँ से आपका 17% रेवेन्यू आता है, हालचाल बहुत अच्छी नहीं है अमेरिका के, से हम सुनते हैं यहाँ से। और दूसरा है चाइना, जहाँ से आप 35% अपना रॉ मटेरियल मंगाते हैं, वहाँ के भी हालचाल अच्छे नहीं है। तो क्या ये आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पर कुछ असर डाल सकता है आगे? नहीं, अगर आप देखेंगे कि जो हमारा इंपोर्ट था वो हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे पास थोड़ी कैपेसिटी के कंस्ट्रेंट्स थे, जिसके कारण हमने नया प्लान डाला है। तो कुछ हम स्टार्टिंग मटेरियल वहां से ले रहे थे, बट गोइंग फॉरवर्ड जो है हमने अभी इतनी कैपेसिटी डाल दी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी डिपेंडेंसी ऑन चाइना वुड बी ऑलमोस्ट निल इफ रिक्वायर्ड टू गो विद। तो हमारे को गोइंग फॉरवर्ड चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी का कोई सवाल नहीं आता है। हम लोग पूरे सक्षम हैं कि हम सारी जो भी एपीआई या उनके स्टार्टिंग मटेरियल हैं हम खुद इन हाउस बना सकें। जहां तक हम अपने मार्केट्स की बात करते हैं, हमारे कस्टमर्स की बात करते हैं, ये हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स में है, ऑन्कोलॉजी में है, एंटी इन्फेक्टिव एंटी फंगल एपीआईज में है, और ये रिक्वायरमेंट्स जो यूरोपियन यूएस मार्केट की हैं वो रहेंगी। चाहे हाउ मे बी डायनेमिक्स, मार्केट डायनेमिक्स में चेंज, बट ये जो सेक्टर है, इस सेगमेंट है, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, बिकॉज ट्रांसप्लांट जो है ये एक लाइफस्टाइल ड्रग है, लाइफस्टाइल डिजीज है।
एंड ये यूएस में और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बढ़ ही रहा है, तो इसकी डिमांड जो है वो साल भर साल बढ़ती जा रही है। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से कंपनी की वर्किंग और आगे के लिए आउटलुक पर पूरी की पूरी राय। कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ कल से बाजार में खुलने जा रहा है। वैद साहब और सेठी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और नतीजों पर माफ़ कीजिए, आपने अपने आईपीओ पर विस्तार से बातचीत की। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी कैपिटल मार्केट की अर्निंग बड़ी सक्सेसफुल साबित हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।